नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज की, जो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। मार्केट कैपिटलाइजेशन में 18.68 लाख करोड़, और ये अकेली कंपनी एचडीएफसी बैंक, टीसीएस और इंफोसिस के कंबाइंड मार्केट कैप के बराबर है। इसकी वेटेज इतनी है कि जब रिलायंस मूव करता है तो पूरा इंडेक्स, निफ्टी इंडेक्स मूव करता है। और फिर भी ये स्टॉक पिछले कुछ टाइम में 14% गिर चुका है। जनवरी में इसकी वैल्यू थी 1611, और वहां से गिर के अब ये आ गया है 1400 की रेंज में। तो ऐसा क्या हो गया? क्या इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी में कुछ फंडामेंटली गलत हो गया, या मार्केट्स किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, और इन्वेस्टर्स के लिए ये क्या सिग्नल है? आज हम ये सब सिस्टमेटिकली समझेंगे। रिलायंस का बिजनेस स्ट्रक्चर, जियो आईपीओ की पूरी स्टोरी, चार्ट क्या बोल रहे हैं, फंडामेंटली नंबर्स कैसे दिख रहे हैं, और अलग टाइम पीरियड्स के अकॉर्डिंगली आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले इसके बिजनेस स्ट्रक्चर को समझते हैं। जब आप रिलायंस का एक शेयर खरीदते हो तो आप एक्चुअली तीन अलग बिजनेस खरीद रहे हो, और ऐसी कंपनीज को बोला जाता है कॉन्ग्लोमरेट। तो रिलायंस इज ए कॉन्ग्लोमरेट कंपनी। तीनों बिजनेसेस अपने आप में इतने बड़े हैं कि इंडिया की टॉप 10 कंपनीज में आ सकते हैं। पहला बिजनेस है ऑयल टू केमिकल्स। ये रिलायंस का सबसे पुराना और ट्रेडिशनली सबसे बड़ा कैश जनरेटर है। इसका काम सिंपल है। ये क्रूड ऑयल खरीदता है ग्लोबली, मिडल ईस्ट से, रशिया से, अमेरिका से, और उसको रिफाइन करके पेट्रोल, डीजल, एविएशन फ्यूल और पेट्रोकेमिकल्स बनाता है। ये जो पेट्रोकेमिकल्स हैं, ये और आगे यूज होते हैं प्लास्टिक इंडस्ट्री में, फर्टिलाइजर्स में, सिंथेटिक फाइबर्स में। तो इसका जो काम है ऑयल टू केमिकल्स, ऑयल खरीदना और उसको केमिकल्स में बदलना, ये किया जाता है जामनगर में, जहाँ रिलायंस की एक रिफाइनरी है, जो दुनिया की सबसे बड़ी सिंगल लोकेशन रिफाइनरी है। तो दैट जामनगर रिफाइनरी, जिसका एक वर्ल्ड क्लास एसेट है, ठीक है। अब जब क्रूड ऑयल को रिफाइन करते हैं, जो डिफरेंस होता है क्रूड ऑयल की कॉस्ट और रिफाइंड प्रोडक्ट्स की सेलिंग प्राइस के बीच, उसे बोला जाता है प्रोडक्ट्स क्रैक स्प्रेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, प्रोडक्ट क्रैक स्प्रेड। तो आपने एक प्राइस में ऑयल खरीदा, उसको रिफाइन करके जो प्रोडक्ट बनाया उसका एक प्राइस रखा। अब जब ग्लोबल सप्लाई डिस्ट्रप्शन होते हैं, जैसे मिडल ईस्ट में जो टेंशन चल रही हैं, या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज रूट जो ब्लॉकेज है, इस सब से क्या होगा? क्रैक स्प्रेड होगा। मतलब रिफाइनरी मार्जिन्स टेम्परेली हाई हो जाते हैं, और रिलायंस को इस सिचुएशन का डायरेक्ट फायदा मिलता है। तो जितने में उसने ऑयल खरीदा, सप्लाई डिमांड इश्यूज की वजह से जो वो उसने रिफाइनरी प्रोडक्ट्स बनाए हैं, वो उसको हायर मार्जिन के साथ सेल करेगा। तो इससे उसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है। दूसरा बिजनेस है रिलायंस जियो, टेलीकॉम और डिजिटल इंडिया की कहानी। ये बिजनेस वो है जिसके बारे में आज सबसे ज्यादा चर्चा होती है। 2016 में जब जियो लॉन्च हुआ था, उसने इंडिया के पूरे पूरे टेलीकॉम लैंडस्केप को बदल दिया था। फ्री वॉइस कॉल्स दी, बहुत ही सस्ता डेटा दिया लोगों को, जिसकी वजह से वोडाफोन, आइडिया और एयरटेल की मार्केट शेयर में एक मेजर झटका आया, और उन्हें एक मेजर कॉम्पिटिटर ने काट लिया। आज जियो का जो सब्सक्राइबर बेस है, वो 1515 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स हैं, और ये इंडिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम ऑपरेटर बन चुका है। पर इसका सिर्फ काम टेलीकॉम नहीं है, उसके अलावा ये जियो फाइबर ब्रॉडबैंड जो घरों में लगते हैं, वो भी प्रोवाइड करता है। जियो सिनेमा, जो कि अब जियो हॉटस्टार हो गया है, वो एक बहुत बड़ा ओटीटी प्लेटफॉर्म बन चुका है। और जियो मार्ट का जो ई कॉमर्स बिजनेस है, वो भी इसी के अंडर आता है। मुकेश अंबानी की विजन है एक डिजिटल इकोसिस्टम बनाने की, एक ही कंपनी जो इंडिया के सारे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को कवर करेगी। इसका एक आईपीओ प्लान है, जिसके बारे में हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। उसकी वजह से बिगेस्ट वैल्यू अनलॉक होगी। तीसरा बिजनेस है रिटेल। तो रिलायंस रिटेल भी इंडिया का लार्जेस्ट रिटेलर है। स्मार्ट बाजार ग्रोसरी स्टोर से लेकर ट्रेंड्स फैशन तक, जियो मार्ट ऑनलाइन से लेकर लग्जरी ब्रांड्स की एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन तक, सारा काम रिलायंस रिटेल देखता है। और इसका फुटप्रिंट इतना है कि आपको छोटी से छोटी सिटी में इसका एक स्टोर मिल जाएगा। तो टायर 1 से लेकर टायर 4 तक, छोटी से बड़ी सिटी में आपको रिलायंस ट्रेंड का शोरूम दिखेगा, स्मार्ट बाजार का शोरूम दिखेगा। और इसी अप्रोच की वजह से इसका जो रेवेन्यू है इस साल 9% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ है, और ये स्टोर एक्सटेंशन की वजह से ही है। जो एक फोर्थ पिलर है, जिसने अभी रेवेन्यू जनरेट करना शुरू नहीं किया है, जिसपे अभी कैपेक्स ही चल रहा है, मतलब इन्वेस्टमेंट करी जा रही है, वो है न्यू एनर्जी, जिसे रिन्यूएबल एनर्जी भी कहते हैं। तो इस न्यू एनर्जी में सोलर मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन हाइड्रोजन और इवन बैटरी टेक्नोलॉजी, इस सब के ऊपर रिलायंस जो है वो काम कर रहा है। लेकिन अभी, जैसे मैंने बताया, कैपिटल डिप्लॉयमेंट शुरू हो चुकी है। जामनगर में एक गीगा फैक्ट्री बन रही है, स्केल जो उसका है सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स का, और ये 2027 से 2030 का प्ले है, अभी नहीं। तो बात करते हैं ऐसी चीज की जिसके ऊपर मार्केट की नजर है, सब इन्वेस्टर्स जिसका वेट कर रहे हैं, जियो आईपीओ। जियो आईपीओ की स्टोरी क्या है? तो ये पोटेंशियली इंडिया के कैपिटल मार्केट्स में सबसे बड़ा आईपीओ हो सकता है। सो इट्स द बिगेस्ट आईपीओ एवर इन द इंडियन हिस्ट्री, और ये वो इवेंट है जिसको रिलायंस का एंटायर स्टॉक मार्केट
करेक्शन एक्चुअली एक्सप्लेन करता है। तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि जो रिलायंस एक है वो एक कॉन्ग्लोमरेट है। जियो की वैल्यू, रिटेल की वैल्यू, ऑयल टू केमिकल बिजनेस की वैल्यू सब रिलायंस के शेयर प्राइस में बंडल्ड है। मार्केट्स जो वैल्यू असाइन कर रहे हैं वो इंडिविजुअल बिजनेस की स्टैंड लोन वैल्यूज का सम नहीं है। कहने का भाव ये है कि एनालिस्ट एस्टिमेट कर रहे हैं कि जियो की स्टैंड अलोन वैल्यूएशन जो है वो 140 बिलियन डॉलर से लेके 180 बिलियन डॉलर तक हो सकती है। कहने का मतलब 12 लाख से 15 लाख करोड़। मतलब सिर्फ जियो की एस्टिमेटेड वैल्यू रिलायंस के मार्केट कैप का ऑलमोस्ट 70 टू 80% है, और उसमें अभी रिटेल और ऑयल कंपनी जो है उसका तो अलग है। तो जियो लिस्ट होने के बाद क्या होगा, जियो इंडिपेंडेंटली ट्रेड करेगा अपनी फुल वैल्यू पर। लेकिन की पॉइंट ये है, लिस्टिंग के बाद जियो का ट्रू मार्केट वैल्यू डिस्कवर होगा और रिलायंस स्टॉक में जो बिल्ट इन अंडर वैल्यूएशन है वो रिजॉल्व हो। इसी को वैल्यू अनलॉक कहते हैं। तो फिर आईपीओ डिलेड क्यों है? तो सेबी की तरफ से तो इन्हें ग्रीन लाइट मिल गई है, लेकिन ये फाइनल स्टेप नहीं है। इस रूल को फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से भी ग्रीन लाइट मिलनी चाहिए और वो अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है, इट्स स्टिल पेंडिंग। ये ब्यूरोक्रेटिक बोटलनेक नहीं है, कोई फंडामेंटल बिजनेस प्रॉब्लम नहीं है। सेबी ने तो अप्रूव कर ही दिया है, बस एक पेंडिंग पेपर वर्क है। और मार्केट्स इस अनसर्टेनिटी को हेट करते हैं, इसलिए स्टॉक जो है वो अभी पनिश हो रहा है। तो आप मान के चलिए कि इस साल के पहले हाफ में जियो आईपीओ का टारगेट विंडो जो है वो डिक्लेयर हो जाएगा, और जब भी आईपीओ लिस्ट होगा उसके बाद इसकी जो वैल्यू है वो अनलॉक होगी, जियो की भी और ओरिजिनल जो स्टॉक है रिलायंस की भी। तो एक कारण तो आपका था कि ये आईपीओ का जो एक बॉटलनेक है उसकी वजह से अनसर्टेनिटी क्रिएटेड है और मार्केट प्राइस इसलिए गिर गया। दूसरा जो रिलेटेड इशू है वो टैरिफ हाइक का होता है। जियो की प्रॉफिटेबिलिटी और वैल्यूएशन में एआरपीयू, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, एक मेजर और क्रिटिकल रोल प्ले करता है, और जियो का जो अभी एआरपीयू है वो ग्लोबल बेंचमार्क से काफी नीचे है। आईपीओ से पहले जियो को स्ट्रॉन्ग एआरपीयू ग्रोथ दिखानी है इन्वेस्टर्स को अट्रैक्टिव वैल्यूएशन जस्टिफाई करने के लिए, लेकिन इन्फ्लेशन कंसर्न्स और आईपीओ टाइमलाइन की जो अनसर्टेनिटी है दोनों ने मिलकर टैरिफ हाइक को डिले कर दिया है। अब तक जियो ने इस साल नहीं किया है। हाइक डिले की वजह से स्लो एआरपीयू ग्रोथ है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली जियो की वैल्यूएशन स्लाइटली लोअर है, और जिसका सारा दबाव आता है रिलायंस स्टॉक के ऊपर। ये एक चेन रिएक्शन है जो एक रेगुलेटरी डिले से स्टार्ट होता है। एआरपीयू की बात करें तो अभी रिलायंस जो चार्ज करता है एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, जो उसे एक यूजर से जो उसको एवरेज पैसा मिलता है वो 200 से 210 रुपए है। वहीं एयरटेल की बात करें तो 245 से 250 से जियो एआरपीयू बढ़ाता है टैरिफ हाइक से या प्रीमियम प्लान्स की अडॉप्शन से। वैसे ही जियो की प्रॉफिटेबिलिटी और वैल्यूएशन डायरेक्टली इंप्रूव होती है, इसलिए हर टैरिफ हाइक अनाउंसमेंट जो है वो एक सिग्निफिकेंट इवेंट होता है। अब बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की, चार्ट्स क्या कहते हैं। तो चार्ट जो है वो सीधा बोलता है स्टॉक अभी बियरिश स्ट्रक्चर में है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड थोड़ा वीक है और मीडियम टर्म ट्रेंड भी नेगेटिव दिख रहा है। कारण क्या है? स्टॉक जो है वो मैंने बताया था 1611 से गिर के 1414 के लेवल पे आ गया है। तो ये जो इसका डाउनफॉल है रफली 14% के आसपास, इसकी वजह से ये जो स्टॉक है ये अपने दो की मूविंग एवरेजेस 200 डे मूविंग एवरेज और 50 डे मूविंग एवरेज दोनों से नीचे आ गया है। 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे आने का मतलब है कि अभी लॉन्ग टर्म में कोई विजिबिलिटी नहीं दिख रही है, अप ट्रेंड नहीं दिख रहा है। और अगर स्टॉक 50 डे मूविंग एवरेज से भी नीचे आ जाता है तो इसका मतलब शॉर्ट टर्म में भी वो रेजिस्टेंस दिखा रहा है। वॉल्यूम भी कंसर्निंग सिग्नल देता है। तो अगर वॉल्यूम देखी जाए तो गिरावट के दौरान वॉल्यूम हाई रहा है, मतलब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जैसे कि एफआईआईज और डीआईआईज मीनिंगफुली उन्होंने भी अपनी पोजीशंस रिड्यूस करी हैं। तो ये सिर्फ रिटेल का पैनिक नहीं है, सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स भी कॉशियस हैं नियर टर्म में। तो की सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो मैंने आपको बताया इसका शॉर्ट टर्म में अप ट्रेंड के लिए इसको 50 डे मूविंग एवरेज क्रॉस करना पड़ेगा, जिसकी रेंज है, इस रेजिस्टेंस की रेंज जो है वो है आपकी 1435 से 1450। इस रेजिस्टेंस को अगर इसने क्रॉस कर लिया तो मीडियम टर्म में आपको अप ट्रेंड दिखेगा, और अगर 200 ईएमएस भी ऊपर आ जाता है तो फिर लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड शुरू हो जाएगा। फिलहाल सपोर्ट जोन क्या है? सपोर्ट जोन है इसका 1350 से 1375। अगर ये सपोर्ट है, मतलब अगर इस पॉइंट से नीचे आ गया, सपोर्ट टूट गया, तो फिर इसका डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा, विच इज ए नेगेटिव पॉइंट अगर ऐसा होता है तो। पर आरएसआई जो है वो अभी 45 पर है, ये न्यूट्रल टू वीक जोन है, ये ओवरसोल्ड नहीं है। ओवरसोल्ड टिपिकली 30 के नीचे होता है, मतलब बायर्स को अभी तक एग्जॉशन नहीं दिखी है सेलर्स में, तो 30 से नीचे ओवरसोल्ड हो जाता है, मतलब सेलर्स बेच के थक चुके हैं, अब बायर्स खरीदना शुरू करेंगे। पर अभी ऐसा नहीं हुआ है, 45 न्यूट्रल जोन है, तो ये सिग्नल करता है कि स्टॉक टेक्निकली अभी भी थोड़ा और ड्रिफ्ट कर सकता है नीचे बिफोर ए मीनिंगफुल बाउंस। फंडामेंटल एनालिसिस की बात कर लेते हैं, नंबर्स क्या कह रहे हैं। फंडामेंटल पिक्चर में सबसे पॉजिटिव स्टोरी अभी ऑयल टू केमिकल की है, जिसमें ग्रोथ जो है 14.6% की दिखी थी ईयर ऑन ईयर। सो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन रिफाइनरी है, जिस और एलिवेटेड क्रैक स्प्रेड्स हैं रेड सी टेंशन की वजह से, मतलब जो मिडल ईस्ट में इश्यूज चल रहे हैं जियोपॉलिटिकल, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो इश्यूज चल रहे हैं, जिसकी वजह से डिमांड तो उतनी है पर सप्लाई में क्रंच आ गया है। तो जियो ने जो अपने रिफाइनरी प्रोडक्ट्स हैं उनका प्राइस बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से उसके प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गए हैं। तो इसी को कहते हैं एलिवेटेड
क्रैक स्प्रेड, पर ये टेम्परेरी है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे ही टेंशन रिज़ॉल्व होती है, वापस से प्राइसेज़ नॉर्मल हो जाएँगे। तो रिलायंस के लिए बिगेस्ट अर्निंग क्वेश्चन जो है वो फिलहाल तो यही है। रिलायंस रिटेल की बात करें तो रिटेल सेगमेंट ने Q3 में 9% ईयर ऑन ईयर जंप दिया है। ये मैंने बताया आपको इंडिया का लार्जेस्ट ऑर्गेनाइज्ड रिटेलर है और आपको टियर 1 सिटी से लेके टियर 4 सिटी तक इसकी एक्सपेंशन दिखेगी, इसके स्टोर्स दिखेंगे, व्हिच इज़ अ गुड साइन कि बिज़नेस एक्सपैंड कर रहा है और ये हायर मार्जिन एपरल से लेके इलेक्ट्रॉनिक्स तक सब सेल करता है। तो सारी कंज्यूमर मार्केट को कैप्चर कर रखा है। लॉन्ग टर्म में ये इंडिया का लार्जेस्ट लिस्टेड रिटेलर बन सकता है और इसका इवेंचुअल आईपीओ भी रिलायंस के लिए सेकंड मेजर वैल्यू अनलॉक करेगा। रही बात जियो की, तो जियो के फंडामेंटल स्ट्रांग है, लेकिन एआरपीयू ग्रोथ स्लो है, जिसके पीछे की स्टोरी मैं आपको समझा चुका हूँ। तो नंबर 1 टेलीकॉम ऑपरेटर है, सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। एआरपीयू में अभी और भी बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जब बढ़ेंगे वैल्यू और बढ़ेगी और 5G रोल आउट ऑनगोइंग है। जियो सिनेमा जो है वो एक ब्रांड बन गया है। जियो ओटीटी जो है, जियो हॉटस्टार कंटेंट इतना बढ़िया-बढ़िया दे रहा है कि धीरे-धीरे वो एक ब्रांड बनता जा रहा है। तो चैलेंज एक ही है, एआरपीयू ग्रोथ जो है वो स्लो है। कॉम्पिटिशन भारती एयरटेल से है, जिसने अपनी प्राइसिंग को एक डिसिप्लिन मार्जिन में मेंटेन किया है। अब जियो ने अभी टैरिफ हाइक रिसेंटली नहीं किया। अगले हाइक का टाइमिंग जो मार्केट ने जून 2026 एक्सपेक्ट किया था, अगर आईपीओ का अप्रूवल नहीं आता है तो उसको शिफ्ट कर दिया जाएगा, मे बी दिसंबर तक शिफ्ट कर सकते हैं। तो जिसकी वजह से नियर टर्म में दबाव रहने वाला है। तो ये टेम्परेरी पॉज़ है। वैल्यूएशन की बात करें तो इसका पीई जो है वो 19 टू 22 टाइम्स है, जो कि हिस्टोरिकल एवरेजेस से कम है। मतलब आपको अच्छा ही दिख रहा होगा। अच्छा ही है, बट इसमें जो एक स्टोरी होती है, जो मैंने आपको बताया था, रिलायंस जो है एक कॉन्ग्लोमरेट है, तो जिसकी सिंगल पीई जो है वो थोड़ी मिसलीडिंग हो सकती है। बेटर अप्रोच होती है सम ऑफ पार्ट्स का मतलब है जियो को टेलीकॉम मल्टीपल्स पर वैल्यू करो, रिटेल को रिटेल के मल्टीपल्स पर वैल्यू करो और O2C बिज़नेस को रिफाइनिंग के मल्टीपल्स पर वैल्यू करो। फिर उन तीनों को ऐड कर दो। एनालिस्ट जो टारगेट दे रहे हैं फ्यूचर में 1700 से 1750, वो प्रीडोमिनेंटली इसी सम ऑफ पार्ट्स मेथोडोलॉजी यूज़ करते हैं। तो करंट मार्केट प्राइस जो है वो सम ऑफ पार्ट्स से बहुत ही नीचे है और यही गैप जो है वो इन्वेस्टमेंट थीसिस है। तो इसी पे हम बात कर लेते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ स्टॉक इज़ दिस? तो रिलायंस जियो जो है एक कांग्लोमरेट स्टॉक है, जिसकी वैल्यू अनलॉक होगी तो बहुत बड़ा अप ट्रेंड आएगा। वैल्यू अनलॉक कब होगी? जब जियो का आईपीओ आएगा, ठीक है जी। तो इसको दिस इज़ नॉट ए अल्फा स्टॉक कि रातों-रात आपको 2-4 महीने में 2x 3x कर दे आपकी वैल्यू, एंड दिस इज़ नॉट, आई विल नॉट से कि लैगार्ड भी नहीं है। इट इज़ अ ग्रोथ एंड इनकम हाइब्रिड स्टॉक। इसमें जो 3 कांग्लोमरेट प्ले हैं, वो है मल्टी इंजन कैश मशीन, जो इसका ऑयल टू केमिकल जनरेट करता है कैश। जियो जो सब्सक्राइबर्स बढ़ा रहा है, रिटेल जो अपने शोरूम एक्सपैंड कर रहा है, तो ये तीनों चीज़ें मिलके इसको एक कैश मशीन बनाती हैं, जो अपने अंदर बहुत ज़्यादा वैल्यू को बना के रखा हुआ है इसने, लेकिन वो अनलॉक नहीं हुई है। अनलॉक कब होगी? जब जियो और रिटेल दोनों का आईपीओ आएगा। तो इंडिया का ये इकोनॉमिक बैकबोन है। व्हेन इंडियाज़ जीडीपी ग्रोज, रिलायंस अर्न्स मोर। क्यों? जीडीपी ग्रो होगी तो टेलीकॉम बिजनेस लोग टेलीकॉम में ज़्यादा खर्चा होता है, रिटेल में ज़्यादा खर्चा होता है, एनर्जी की डिमांड ज़्यादा बढ़ती है। तो ये एक इकोनॉमिक बैकबोन है। अगर आप इंडिया के जीडीपी स्टोरी पे, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पे बिलीव करते हैं, तो आप रिलायंस को इग्नोर नहीं कर सकते। हू शुड ओन दिस? किस-किस को इसमें पैसा लगाना चाहिए? अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, 3 से 5 साल का आपका हॉरिज़ॉन क्लियर है, इसमें पैसा लगाइए, वेल्थ कंपाउंड ज़रूर होगी जियो और रिटेल आईपीओ आने के बाद। जो जैसे मैंने अभी बताया, अगर आप इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में बिलीव करते हैं, तो आपको रिलायंस लेना चाहिए। डिविडेंड एंड ग्रोथ सीकर्स, खैर डिविडेंड तो ये ज़्यादा नहीं देता है, बट हाँ, जो ग्रोथ सीकर्स हैं, वो इसमें पैसा लगा सकते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए ये स्टॉक बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया अपने 50 डीएमए से भी ये नीचे अभी है। So buying Reliance is not buying one company, it's buying a piece of India's decade. टेलीकॉम, रिटेल, एनर्जी, डिजिटल सब कुछ एक ही कंपनी में आपको मिल रहा है। तो जो डिस्काउंट है वो एक टेम्परेरी डिस्काउंट है टिल वैल्यू इज अनलॉक। इन्वेस्टमेंट अप्रोच क्या होनी चाहिए? 3 टाइम हॉरिजॉन्स हैं हमारे पास। एक शॉर्ट टर्म है 1 टू 4 वीक्स, फिर मिड टर्म है 3 टू 6 मंथ्स और फिर लॉन्ग टर्म है 1 टू 5 ईयर्स। तो अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें, अभी मार्केट ऑर्डर मत करो, बियरिश मोमेंटम में एंट्री मत लो विदाउट एनी कंफर्मेशन। तो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल का वेट करिए, जिसमें मैं बोलूँगा कि बाइंग जो है आपको 1380 के आस-पास आप बाइंग कर सकते हैं, अगर आप स्विंग ट्रेड के लिए करना चाहते हैं तो। और टारगेट आपका रहेगा 50 डीएमए के पास, व्हिच इज़ 40-30। ज़्यादा रिटर्न नहीं आएगा, 3 से 4% का रिटर्न आएगा, रिस्क ज़्यादा नहीं है, मतलब मीडियम रिस्क रहेगा। यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है कि 3 से 4% इतना कम लग रहा है, तो इसमें स्विंग ट्रेड क्यों ही लिया जाए? लेकिन एक लार्ज कैप इंडियाज़ बिगेस्ट कंपनी में 3 से 4% रिटर्न फ्रॉम अ डिफाइंड सेटअप विद अ क्लियर स्टॉप लॉस, ये एक रिस्पेक्टेबल ट्रेड है। तो इसको आप गैम्बल नहीं कह सकते। स्मॉल कैप एक्सपेक्टेशंस लार्ज कैप ट्रेड्स पर मत लगाओ। शॉर्ट टर्म थीसिस की बात करें 3 टू 6 मंथ्स के लिए, मतलब तो जैसे मैंने बताया, आपको एक कैटलिस्ट है जो वॉच करना होगा कि फाइनेंस मिनिस्ट्री से
जो 2.5% का फ्लोट रूल है, उसका अप्रूवल कब आता है। ये सिंगल डॉक्यूमेंट स्टॉक को 5 से 8% गैप अप दे सकता है। तो इसलिए आप अगर शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री करी हुई है आपने, तो टारगेट 1550 का है। 3 से 6 महीने के अंदर अप्रूवल आ जाना चाहिए। जैसे ही अप्रूवल आएगा, स्टॉक जो है 5 से 8% अप ट्रेंड देगा और उसका टारगेट है 15 से 50, मतलब 1550। एलोकेशन अपनी 10 टू 15% ही रखी है। मीनिंगफुल पोजीशन है, कंसंट्रेटेड बेट मत करना। लॉन्ग टर्म, द कंपाउंडिंग केस। तो इसकी कोर थीसिस, रिलायंस इज एट द बिगिनिंग ऑफ इट्स बिगेस्ट वैल्यू अनलॉकिंग साइकिल इन हिस्ट्री। रिलायंस जियो का आईपीओ, फिर रिटेल का आईपीओ और न्यू एनर्जी स्केल अप जो हो रहा है रिन्यूएबल एनर्जी में, वो 3 से 5 साल के लिए क्लियर इन्वेस्टमेंट थीसिस दिखाता है। अप्रोच सिस्टमैटिक, आप सिस्टमैटिकली ऐड करिए हर एक डिप पे। 3 से 5 साल की स्टोरी है। आपको अगर 1 से डेढ़ साल का टारगेट देखा जाए जो एनालिस्ट ने दिया है, वो 17 से 1750 में दिया है। ये जो है टारगेट, ये आईपीओ लिस्ट होने के बाद का है। तो जैसे ही आईपीओ लिस्ट हो जाएगा, क्लियर टारगेट है 1700 से 1750। उसके बाद दूसरा टारगेट रिटेल आईपीओ, फिर और वैल्यू अनलॉक होगी। तो ये इवेंट्स, और उसके बाद फिर शुरू हो जाएगा आपका रिन्यूएबल एनर्जी की स्टोरी। तो ये सारे इवेंट्स जो हैं मिलके बना रहे हैं इसे 3 से 5 साल का हॉरिज़ॉन इन्वेस्टर्स के लिए। रिस्क्स क्या हैं? गलत क्या जा सकता है? तो पहला, रेगुलेटरी रिवर्सल, जिसका इम्पैक्ट हाई है बट प्रोबेबिलिटी लो है, बट ये बताना ज़रूरी है। ऐसा यूजुअली होता नहीं है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो सेबी के अप्रूवल के बाद अप्रूव ना करे। बट अगर ऐसा हुआ इन वर्स्ट केस, तो वो एक सबसे बड़ा रिस्क होगा रिलायंस के लिए, और वो धड़ाम से आगे नीचे गिरेगा। दूसरा है जियोपॉलिटिकल कूलिंग। तो मैंने आपको बताया था इस जियोपॉलिटिक्स इश्यूज की वजह से ईरान, यूएस, इजराइल ऑयल की सप्लाई के ऊपर जो है प्रॉब्लम्स आई हैं, जिसकी वजह से रिलायंस ने अपने जो रिफाइंड प्रोडक्ट्स हैं, पेट्रोल, डीजल एक्सेट्रा, उनका प्राइस जो है बढ़ा दिया है और इस वजह से इसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया है। तो प्रोडक्ट क्रैक स्प्रेड जो है वो अभी बढ़ गया है, लेकिन जैसे ही कूलिंग आएगी वो कंप्रेस हो जाएगा। तो ये दूसरा रिस्क है। और तीसरा है टेलीकॉम प्राइस वार। इसका इम्पैक्ट भी मीडियम ही रहेगा, लेकिन इसकी भी प्रोबेबिलिटी लो है। तो दो आपके लो प्रोबेबिलिटी रिस्क हैं। एयरटेल या न्यू एंट्रेंट अगर कोई आ जाए और वो प्राइस वॉर शुरू कर दे, मतलब अपना प्राइस बहुत ही डिस्काउंट कर दे, कम कर दे, तो जियो भी फिर अपना एआरपीयू बढ़ा नहीं पाएगा। और एआरपीयू अगर नहीं बढ़ा तो ऑब्वियसली प्रॉफिट्स एंड वैल्यूएशन जो है वो कम हो जाएंगे, डिफिकल्ट टू जस्टिफाई एट आईपीओ। मॉनिटरिंग चेकलिस्ट, क्या ट्रैक करना चाहिए आपको? तो अगर आपने पोजीशन लिया है या लेने का सोच रहे हैं, तो ये 5 चीजें ट्रैक करिए क्लोजली। पहला, फाइनेंस मिनिस्ट्री की गैजेटेड नोटिफिकेशन, मतलब उनका अप्रूवल। ये सिंगल इवेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट नियर टर्म कैटलिस्ट है। सेबी और फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफिशियल चैनल को ट्रैक करिए। दूसरा है जियो टैरिफ अनाउंसमेंट। तो अगर कोई भी इसमें हाइक होता है, तो उससे एआरपीयू की ग्रोथ थीसिस को स्ट्रेंथ मिलेगी, और टेलीकॉम इंडस्ट्री न्यूज को क्लोजली फॉलो करना पड़ेगा इसके लिए। देन इज क्यू फॉर रिजल्ट्स, जो कि आने वाले हैं अप्रैल मई में। तो क्यू फॉर रिजल्ट्स को आप क्लियरली ट्रैक करिएगा। O2C मार्जिन होल्ड किए या नॉर्मलाइज हुआ, ग्रोथ जो रिटेल बिजनेस में है वो मेंटेन हुई, जियो सब्सक्राइबर और ज्यादा बढ़े या नहीं बढ़े, और एआरपीयू का क्या ट्रेंड है। तो ये सारे आपको क्वार्टरली रिपोर्ट में दिख जाएगा। नेक्स्ट जो आपको ट्रैक करना चाहिए, ग्लोबल क्रूड एंड क्रैक स्प्रेड्स, मतलब जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस क्या हैं, ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। अगर ऑयल के प्राइसेस कम होंगे तो इसका प्रॉफिट कंप्रेस होगा। तो वो आप जो है कमोडिटी की डेटा वेबसाइट्स पर चेक कर सकते हैं। लास्ट इज टेक्निकल लेवल। तो ये मैंने आपको बताया था कि अगर इसका जो लेवल है वो 1350, जो एक सपोर्ट जोन है, उसको ब्रेक कर देता है, तो फिर शॉर्ट टर्म थीसिस फेल हो जाएगी। अपनी पोजीशंस को आपको बिना ईगो और हेजिटेशन के स्विच करना पड़ेगा। तो फटाफट देख लेते हैं कि बुल केस वर्सेस बियर केस, दोनों केसेस की एक समरी देख लेते हैं। तो बुल केस क्या है रिलायंस के लिए? इंडियाज बेस्ट रन कॉन्ग्लोमरेट एट बिलो एवरेज वैल्यूएशन। इंडिया की सबसे बड़ी कॉन्ग्लोमरेट कंपनी है, वैल्यूएशन से बहुत ही नीचे अभी पोजीशन में है, तो बहुत सारा वैल्यू अनलॉक हो सकता है। 14% करेक्शन आया है बिकॉज ऑफ जो आईपीओ का भी डिले हुआ है, उस वजह से। तो कोई बिजनेस फेलियर नहीं है। ऑयल टू केमिकल जो है उस नियर टर्म में अर्निंग कुशन उसको मिल रहा है, प्रॉफिट मार्जिन बढ़े हैं जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से। आईपीओ जो है वो स्ट्रक्चरली इंटैक्ट है, सिर्फ डिलेज हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आएगा ही नहीं या कोई प्रॉब्लम है उसमें। तो एनालिस्ट का जो टारगेट है वो भी अच्छा इन्होंने 1 साल, डेढ़ साल में दिया है, 1700 से 1750। बियर केस की बात करें तो बियरिश टेक्निकल स्ट्रक्चर जो है वो अभी इंटैक्ट है। तो मैंने आपको बताया 50 और 200 डे में से नीचे ट्रेंड कर रहा है। रेगुलेटरी डिले टाइमलाइन जो है वो अननोन है। O2C मार्जिन साइक्लिकल है, मतलब जियोपॉलिटिक्स सिचुएशन की वजह से कभी मार्जिन बढ़ रहे हैं, कभी कम हो सकते हैं। अभी तक एआरपीयू ग्रोथ का कोई सिग्नल नहीं आया है, और जब तक आईपीओ नहीं लिस्ट होता तब तक इसकी वैल्यूएशन जो है अनलॉक नहीं होगी, ये डिस्काउंट पे ही रहेगा। तो अगर मैं ऑनेस्ट कंक्लूजन दूं आपको, रिलायंस इज नॉट ब्रोकन, इट इज गोइंग थ्रू ए वेल अंडरस्टूड एंड इवेंट ड्रिवन करेक्शन। कोई फंडामेंटल बिजनेस में डिट्रियोशन नहीं है। जो लोग पेशेंटली पोजीशन बिल्ड करते हैं इस जोन में, उन्हें जियो आईपीओ के अराउंड मीनिंगफुल रिवॉर्ड्स मिलेंगे। आर्ग्यूमेंट्स बोथ वे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म पे इंडियाज लार्जेस्ट कंपनी जो एक्टिवली अनलॉक हो रही है, वो कंपेलिंग टेरिटरी में है। आज की लर्निंग्स की बात करें तो आपको 4 कॉन्सेप्ट ध्यान रखने हैं।
पहला कॉन्ग्लोमरेट डिस्काउंट एंड वैल्यू अनलॉक। कोई भी अगर बहुत बड़ा बिज़नेस है जिसमें मल्टीपल जो हैं वो मर्ज्ड हैं, तो वो डिस्काउंट प्राइस पे ही हमेशा रहता है। उसकी वैल्यू अनलॉक होगी जैसे-जैसे आईपीओज़ आएँगे या डीमर्जर होगा, ठीक है? दूसरा इवेंट ड्रिवन वर्सेस बिज़नेस ड्रिवन करेक्शंस। तो सारे करेक्शन जो हैं वो इक्वल नहीं होते हैं। कुछ बिज़नेस में प्रॉब्लम की वजह से करेक्शंस होती हैं कि प्रॉफिट या ग्रोथ कम हो गया। कुछ रेगुलेटरी डिलेज़ की वजह से मतलब इवेंट ड्रिवन होते हैं, जैसे कि इस केस में रेगुलेटरी डिलेज़। तो जब तक फाइनेंस मिनिस्ट्री से अप्रूवल नहीं आता है, उस वजह से ये करेक्ट हो रहा है। तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन द फंडामेंटल बिज़नेस। तो आपको रिस्क और अपॉर्च्युनिटी डिटरमाइन करने के लिए ये समझना ज़रूरी है कि करेक्ट हो क्यों रहा है। अगर प्रॉफिट और ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी करेक्ट हो रहा है, तो मतलब वो डिस्काउंट पे मिल रहा है आपको, यू शुड बाय इट। ठीक है जी। देन इज़ सम ऑफ पार्ट्स वैल्यूएशन फॉर कांग्लोमरेट्स। जब भी आप वैल्यूएशन निकालें किसी कांग्लोमरेट बिज़नेस की, तो आपको उसके हर एक बिज़नेस की वैल्यूएशन को ऐड करना चाहिए। हर बिज़नेस को उसके ओन सेक्टर के एप्रोप्रिएट मल्टीपल पर वैल्यू करो, फिर ऐड कर लो। जैसे कि रिलायंस में एनालिस्ट ने किया है जियो प्लस रिटेल प्लस ऑयल टू केमिकल, और इसकी वैल्यू निकाली है 1700 के आसपास टारगेट लगाया है। लास्ट रिस्क जो हो सकता सॉरी लास्ट लर्निंग जो है वो है रेगुलेटरी रिस्क वर्सेस इन्वेस्टमेंट रिस्क। तो प्योर बिजनेस एनालिसिस काफी नहीं है। इंडिया में इन्वेस्ट करते हो तो रेगुलेटरी एनवायरनमेंट समझना इक्वली इंपॉर्टेंट है। सेबी रूल्स, फाइनेंस मिनिस्ट्री नोटिफिकेशंस, आरबीआई पॉलिसीज, ये सब बिजनेस फंडामेंटल्स से इंडिपेंडेंट लार्ज प्राइस मूवमेंट्स कॉज कर सकते हैं। इसलिए मॉनिटरिंग चेकलिस्ट में रेगुलेटरी कैटलिस्ट जो है वो पहले आते हैं। ठीक है जी। सो माय फाइनल वर्ड्स, ये एनालिसिस आपको एक स्ट्रक्चर्ड स्टार्टिंग पॉइंट देती है, फाइनल डिसीजन नहीं है। अपना खुद का रिसर्च करो, अपनी रिस्क एपेटाइट क्लियरली समझो, अपना टाइम होराइजन डिफाइन करो। किसी भी पोजीशन में सिर्फ उतना पैसा लगाओ जिसे आप कंफर्टेबली खो सको बिना नींद खोए। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल है। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। ये एनालिसिस एक इन्फॉर्म्ड पर्सपेक्टिव है, इन्फॉर्म्ड स्टार्टिंग पॉइंट है, नॉट एन इंस्ट्रक्शन टू बाय और सेल। अगर यह हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में बताओ कि आप रिलायंस में एक्यूमुलेट करने का प्लान कर रहे हो या अभी वेट कर रहे हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।